नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जरा सोचें, आप लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर हैं, अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं और अचानक रनवे पर एक ऐसा विशाल विमान उतरता है जिसे पिछले 50 मतलब 51 सालों में किसी ने भी इस तरह खुले में नहीं देखा। हाँ, और ये कोई आम बोइंग 747 तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये है अमेरिका का E-4B नाइट वॉच प्लेन, जिसे दुनिया एक और ज्यादा डरावने नाम से जानती है, डूम्सडे प्लेन। और हाल ही में इसकी जो लैंडिंग हुई है, पहले वॉशिंगटन डीसी में और फिर लॉस एंजलिस में, उसने दुनिया भर में एक हलचल सी मचा दी है। वही तो, ये विमान जो हमेशा नेब्रास्का के एक गुप्त एयरफोर्स बेस में छिपा रहता था, वो अचानक से सिविलियन एयरपोर्ट पर क्यों उतर रहा है? ये डूम्सडे प्लेन आखिर है क्या भला? और सबसे बड़ा सवाल है ना कि 50 साल के सन्नाटे के बाद इसका इस तरह सबके सामने आना, क्या ये दुनिया के लिए कोई इशारा है? हाँ। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ इस विमान की टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताते, बल्कि उस बड़ी भू राजनैतिक बिसात की तरफ इशारा करते हैं जिस पर इसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सिर्फ एक हवाई जहाज की कहानी नहीं है। नहीं। ये आज की दुनिया में शक्ति प्रदर्शन, मनोविज्ञान और रणनीति की कहानी है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये प्लेन है क्या? इसका आधिकारिक नाम तो बोइंग E-4B नाइट वॉच है, लेकिन ये साफ कर देना जरूरी है कि ये एयरफोर्स वन नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग इसे एयरफोर्स वन ही समझ लेते हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति सफर करते हैं। नहीं, ये वो नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर और खतरनाक मकसद के लिए बना है। बिल्कुल। इसकी सबसे सही तुलना शायद एक उड़ते हुए किले या कह सकते हैं आसमान में तैरते युद्ध मुख्यालय से की जा सकती है। उड़ता हुआ युद्ध मुख्यालय। हाँ, इसका सिर्फ एक ही मकसद है, सरकार की निरंतरता। मतलब अगर अमेरिका पर कोई ऐसा विनाशकारी हमला हो जाए जिससे जमीन पर सरकार चलाना नामुमकिन हो जाए, तो ये विमान देश की कमान संभालेगा। विनाशकारी हमला मतलब किस तरह के हमले में? यहाँ किस स्केल की बात कर रहे हैं? स्रोत कई बहुत ही भयानक स्थितियों का जिक्र करते हैं। पहला और सबसे स्पष्ट है परमाणु युद्ध। ओके। दूसरा है डीकैपिटेशन स्ट्राइक। डीकैपिटेशन स्ट्राइक, ये तो सुनने में बहुत डरावना शब्द है। हाँ, और इसका मतलब भी उतना ही गंभीर है। इसका मतलब है एक ऐसा हमला जिसका मकसद देश के पूरे राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा सचिव, सभी को एक ही बार में खत्म कर देना हो। इसके अलावा एक बड़ा EMP अटैक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हमला जो जमीन पर मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ग्रिड और संचार को एक झटके में ठप कर दे। या फिर एक ऐसा बड़ा साइबर हमला जो देश की कमांड नेटवर्क को ही तबाह कर दे। मतलब अगर हम एक सिनेरियो सोचें कि वॉशिंगटन DC नक्शे से मिट जाए, तो ये विमान ही अमेरिका का नया वॉशिंगटन बन जाएगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उस स्थिति में ये विमान ही अमेरिका की उड़ती हुई राजधानी और कमांड सेंटर बन जाएगा। राष्ट्रपति या उनके जो भी उत्तराधिकारी जीवित होंगे वो यहीं से देश चलाएंगे, यहीं से सेना को आदेश देंगे और जवाबी कार्रवाई का हुक्म भी देंगे। और शायद इसीलिए इसे डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय के दिन का विमान कहा जाता है। ये नाम तो किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है। और इसकी जड़ें असल में उसी दौर में है जब दुनिया हॉलीवुड की फिल्मों से भी ज्यादा नाटकीय मोड़ पर खड़ी थी। शीत युद्ध। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध का खतरा हर पल बना रहता था। डर ये नहीं था कि हमला होगा, डर ये था कि हमले के बाद देश का नेतृत्व अपनी ही सेना से कट जाएगा। जमीन पर बने बंकर और संचार लाइंस वो सब पहले निशाने पर होती। अच्छा, तो सबसे बड़ा डर ये था कि हमले के बाद देश एक तरह से नेतृत्वहीन और असहाय हो जाएगा। बिल्कुल। पलटवार करने में भी अक्षम। एकदम सही। और इसी डूम्सडे या प्रलय की स्थिति से निपटने के लिए E-4B को बनाया गया था। इसका मकसद था कि सबसे बुरी हालत में भी अमेरिकी राष्ट्रपति देश के परमाणु हथियारों के पूरे जखीरे को कमांड कर सकें, जिसे न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। हाँ, न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें, पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली मिसाइलें और हवाई जहाजों से गिराए जाने वाले बम। बिल्कुल। ये विमान उस ट्रायड को चलाने वाला दिमाग है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। तो जाहिर है कि इसकी क्षमताएं भी किसी आम विमान जैसी नहीं होंगी। मैंने पढ़ा है कि ये बोइंग 747 पर आधारित है, पर वो तो बस एक ढांचा है। हाँ, वो सिर्फ ढांचा है।
अंदर से ये एक अलग ही दुनिया है। इसमें पायलट, सैन्य कमांडर, खुफिया विश्लेषक, संचार तकनीशियन, इन सबको मिलाकर करीब 100 लोगों का दल रह सकता है। 100 लोग। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात है हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता। इस क्षमता के साथ ये बिना जमीन पर उतरे कई दिनों तक, मतलब लगभग 1 हफ्ते तक लगातार हवा में रह सकता है। 1 हफ्ता? मतलब पूरी दुनिया में नीचे उथल पुथल मची हो और ये विमान आसमान में एक सुरक्षित बुलबुले की तरह तैरता रहेगा। बिल्कुल। और इसे ये सुरक्षा 2 अनोखी तकनीकी क्षमताओं से मिलती है। पहली है इसकी ईएमपी शील्डिंग। 1 मिनट, ईएमपी शील्डिंग, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? ये काम कैसे करती है? जरूर। सोचिए कि एक परमाणु बम फटता है। धमाके के साथ साथ वो एक अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली ऊर्जा की लहर पैदा करता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या ईएमपी कहते हैं। ये बिजली के एक ऐसे झटके की तरह है जो लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है और अपने रास्ते में आने वाले हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जला देता है। मतलब फोन, कंप्यूटर, गाड़ियां, सब कुछ? सब कुछ। पावर ग्रिड तक। जहां आधुनिक विमानों के डिजिटल कॉकपिट्स तुरंत फेल हो जाएंगे, वहीं E4B को पुराने एनालॉग सिस्टम और खास तरह की वायरिंग से बनाया गया है ताकि वो इस पल्स को झेल सके। ये उस तूफान में भी काम करता रहेगा जब जमीन पर सब कुछ शांत पड़ चुका होगा। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। मतलब परमाणु धमाके के बाद जब सारे फोन, कंप्यूटर, यहां तक कि कारें भी बंद हो जाएंगी, तब ये प्लेन आसमान में उड़ता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अविश्वसनीय है पर सच है। और इसकी दूसरी और शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्षमता है इसकी उन्नत संचार प्रणाली। अच्छा। इस विमान की ऊपरी सतह पर 60 से ज्यादा सैटेलाइट डिश और अलग-अलग तरह के एंटेना लगे हैं। ये सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ संचार टावर है। एक फ्लाइंग कम्युनिकेशन हब। हाँ, ये दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों से, हवा में उड़ते बॉम्बर्शक विमानों से और जमीन के नीचे बने मिसाइल साइलो से सीधा संपर्क साध सकता है, यहाँ तक कि नाटो कमांड से भी। मतलब यहीं से परमाणु हमले का आदेश भी दिया जा सकता है? अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति यहीं से उन कोड्स को जारी कर सकते हैं जो परमाणु हथियारों को लॉन्च करते हैं। और इसीलिए शायद इसे फ्लाइंग पेंटागन यानी उड़ता हुआ पेंटागन भी कहा जाता होगा, क्योंकि इसके अंदर असल पेंटागन की तरह ही सारी सुविधाएं हैं। बिल्कुल। सिचुएशन रूम, ब्रीफिंग हॉल, इंटेलिजेंस एनालिसिस सेंटर, सब कुछ। ये अपने आप में एक आत्मनिर्भर कमांड सेंटर है। ठीक है, तो ये सब तो समझ आ गया कि ये विमान कितना असाधारण है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। 50 साल तक जिस चीज को इतने पर्दे में रखा गया, उसे अब अचानक लॉस एंजल्स और वॉशिंगटन के आम एयरपोर्ट्स पर क्यों दिखाया जा रहा है? इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। हाँ, बिल्कुल। और स्रोतों के अनुसार ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं, एक सामरिक और दूसरा रणनीतिक। अच्छा। पहला सामरिक कारण वो बहुत सीधा और सरल है, नेतृत्व की सुरक्षा। विमान को राजधानी वॉशिंगटन के इतने करीब रखने का मतलब है कि किसी भी आपात स्थिति में राष्ट्रपति और रक्षा सचिव बिना कोई समय गंवाए मिनटों के अंदर इस पर सवार हो सकते हैं। मतलब तैयारी को बिल्कुल उच्चतम स्तर पर रखा जा रहा है। एकदम। लेकिन दूसरा कारण, रणनीतिक कारण, असली खेल वही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। और वो जुड़ा है मौजूदा वैश्विक तनाव से। इस विमान की दृश्यता एक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया कई मोर्चों पर सुलग रही है। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार खतरनाक होता जा रहा है और रूस की तरफ से बार-बार परमाणु हथियारों की धमकी भी आ रही है। हाँ, मध्य पूर्व में अस्थिरता है जिसमें बड़ी शक्तियों के खिंचने का खतरा बना हुआ है। और मैंने ये भी पढ़ा कि हाल ही में रूस ने अपनी हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल नाटो की सीमा के बहुत करीब किया था। ये सच है? किंजाल मिसाइल थी। किंजाल? हाँ, जो आवाज की गति से कई गुना तेजी से चलती है और उसे मौजूदा रक्षा प्रणालियों से रोकना लगभग नामुमकिन है। नेटो की सीमा के पास ऐसी क्षमता का प्रदर्शन एक सीधी चुनौती थी। तो डूम्सडे प्लेन का दिखना उस चुनौती का जवाब है? माना जा रहा है कि ये उस चुनौती का एक सीधा, बिना शब्दों का जवाब है। ये कहने जैसा है कि तुम्हारे पास एक तेज तलवार हो सकती है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा दिमाग है जिसे तुम कभी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये एक 2-धारी तलवार नहीं है?
अपने दुश्मनों को ये दिखाकर कि आप सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हैं, कहीं आप उन्हें और ज्यादा उकसा तो नहीं रहे? ये तो माहौल को और तनावपूर्ण बना सकता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अमेरिकी रणनीति के नजरिए से देखें तो स्रोतों के अनुसार इसे उकसावा नहीं बल्कि निवारण या डिटरेंस कहा जाता है। डिटरेंस। हाँ, और इसे विजिबल प्रिपेयर्डनेस यानी प्रत्यक्ष तैयारी की नीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसका मकसद घबराहट फैलाना नहीं बल्कि एक शक्तिशाली संदेश देना है, और इस संदेश के 3 अलग-अलग दर्शक हैं। 3 दर्शक? वो कौन है? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण दर्शक है अमेरिका के प्रतिद्वंदी, खासकर रूस और चीन। ओके। उन्हें संदेश साफ है, अमरीकी कमांड स्ट्रक्चर पर डीकैपिटेशन स्ट्राइक करने का सोचना भी मत, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। हमारा नेतृत्व सुरक्षित रहेगा और हम पलटवार करने में पूरी तरह सक्षम हैं। हमारा परमाणु निवारण आज भी उतना ही विश्वसनीय है। मतलब अमेरिका को कमजोर समझने की गलती मत करना। बिल्कुल, ये पहला संदेश है। ठीक है, तो पहला संदेश दुश्मनों के लिए, दूसरा किसके लिए? दूसरा संदेश है अमेरिका के सहयोगियों के लिए, यूरोपीय देश और नाटो। उन्हें यह एक आश्वासन है, एक भरोसा दिलाया जा रहा है कि किसी भी बड़े संकट में अमेरिकी नेतृत्व और कमांड ध्वस्त नहीं होगा। कि हम तुम्हारे साथ खड़े। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और हमारी कमान सुरक्षित है। ये एक तरह से उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश है, खासकर तब जब उनके पड़ोस में युद्ध चल रहा हो। और तीसरा दर्शक, वो तो अमेरिकी जनता ही होगी। हाँ, तीसरा संदेश घरेलू दर्शकों के लिए है। ये बिना जनता में दहशत फैलाए अपनी तैयारी का प्रदर्शन करना है, और लॉस एंजलिस जैसे बड़े नागरिक एयरपोर्ट पर इसकी लैंडिंग का भी एक खास मतलब है। वो क्या? ये सिर्फ वॉशिंगटन की बात नहीं है, ये दिखाना है कि ये विमान देश में कहीं से भी किसी भी परिस्थिति में काम कर सकता है। ये सरकार की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और पहुंच का एक तरह से प्रदर्शन है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो डूम्सडे प्लेन का ये हालिया प्रदर्शन कोई संयोग या घबराहट का संकेत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भू राजनीति की बिसात पर चला गया एक बहुत सोचा समझा कदम है। ये तो ऐसा है जैसे शीत युद्ध के एक हथियार को 21वीं सदी के मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। का इस्तेमाल करके एक बहुत नया और सामयिक संदेश देने की कला है। ये बिना एक भी गोली चलाए दुनिया को अपनी ताकत और अपनी तैयारी का एक बहुत शक्तिशाली संदेश देने का तरीका है। वाकई ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक विमान सिर्फ लोहे और तारों का ढेर ना होकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक प्रतीक, एक संदेश बन जाता है। हाँ, और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाता है। आज के आधुनिक दौर में जब युद्ध हाइपरसोनिक मिसाइलों और साइबर हमलों से मिनटों में शुरू हो सकते हैं, तब सरकार चलाने के लिए एक उड़ते हुए किले का विचार कितना प्रासंगिक है? क्या इस तरह की तैयारी वास्तव में दुनिया में स्थिरता सुनिश्चित करती है, या ये किसी भी संभावित संघर्ष में दांव को और भी खतरनाक रूप से बढ़ा देती है? मतलब जिससे दुश्मन के लिए पहला और निर्णायक हमला करना और भी जरूरी हो जाता है।